ओके, यस यस रिकॉर्डिंग। ओके, फैन थोड़ा सा कम कर दो एकदम। तो आज क्लास 12 का चैप्टर जो है गवर्नमेंट बजट स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, गवर्नमेंट बजट, इस दो शब्द है, दो वर्ड्स है, क्या है? एक गवर्नमेंट, दूसरा बजट। बजट का मतलब क्या होता है? बजट का मतलब क्या होता है? सपोज अगर आज तुमको पॉकेट मनी मिलता है, तुम्हारा एक बजट होता है ना कि पूरे मंथ के लिए चलना है, मेरे पास इनकम तो आ गया, अब मैं कैसे एक्सपेंस करूंगा। हाँ, तो गवर्नमेंट के पास भी सेम है, उनके पास भी इनकम आता है, और वो कैसे एस्टिमेट करते हैं, कैसे एक्सपेंस करेंगे। इनकम को भी एस्टिमेट करते हैं, एक्सपेंस को भी एस्टिमेट करते हैं। जो रेवेन्यू आने वाला है उसको भी एस्टिमेट करते हैं, जो एक्सपेंस होगा, एक्सपेंडिचर्स होंगे, उसको भी एस्टिमेट करते हैं। इसलिए ये बजट वर्ड आता है। आप पास्ट के कुछ चीज को बजटिंग नहीं कर सकते, फ्यूचर के लिए ही बजट करते हैं। ओके, तो कोई भी गवर्नमेंट, यहाँ पे फर्स्ट लाइन पढ़ती हूँ इसमें, गवर्नमेंट बजट इज अ स्टेटमेंट ऑफ प्लान गवर्नमेंट रिसीव्स एंड एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। ओके, सारे वर्ड्स क्लियर है? गवर्नमेंट बजट इज अ स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट फॉर्मेट में बनाएंगे जहां पे एक तरफ में रेवेन्यू लिखने वाले हो और दूसरी तरफ में एक्सपेंसेस लिखने वाले ऑफ प्लान गवर्नमेंट रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर। ओके, रेवेन्यू का मत इन रिसीट्स बोल रहे हैं। रेवेन्यू रिसीट्स बहुत तरह के हो सकते हैं, दो तरह के हो सकते हैं, एक होता है रेवेन्यू रिसीट, दूसरा होता है कैपिटल रिसीट्स। रेवेन्यू रिसीट का मतलब क्या है? रेगुलर जो रेकरिंग होगा उसे हम लोग रेवेन्यू रिसीट्स बोलते हैं। टैक्सेस मिलते हैं, रेकरिंग नेचर के होते हैं, वो रेवेन्यू रिसीट्स हो गए। लेकिन अगर गवर्नमेंट को कुछ वहां कहीं से लोन बोरो करना पड़ रहा है, कुछ ग्रांट्स मिल रहे हैं फॉरेन से भी, तो ये सारी चीजें हमेशा नहीं होंगे, नॉन रेकरिंग नेचर के हैं, उसे हम लोग कैपिटल रिसीट्स बोलेंगे। सिमिलरली एक्सपेंडिचर भी होगा दो तरह के, एक होगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दूसरा होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेकरिंग नेचर के होंगे, जो मुझे हर साल करते रहने पड़ेंगे हमेशा, लाइक सब्सिडी देना पड़ेगा, पेंशन फंड में इतना ओल्ड एज के लिए भी देना पड़ता है गवर्नमेंट को, वो सारे रेवेन्यू नेचर के होंगे, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाते हैं। और दूसरा क्या है? मैंने क्या कहा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या हो गया? जो हम स्पेंड कर रहे हैं, तो उससे मेरा क्या होगा? एसेट इंक्रीज हो रहा है, मेरे पास कुछ कम, मतलब कंट्री के एसेट क्रिएट होंगे। और मतलब हाँ, अभी तक इतना समझो, बाकी हम लोग पढ़ेंगे इसमें कैसे होगा। हाँ, लाइक वो है कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिससे मुझे रेवेन्यू मिलने वाला है। लाइक ब्रिजेस बना रहे हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर, जैसे रेवेन्यू मिलेगा बाद में मुझे। क्लियर है? हम्म, इसी को हटाना पड़ेगा, राइट? वो है, ओ मैं ऑल टैब की तो, अच्छा 3 मिनट्स की हुए ना रिकॉर्ड, ठीक है। नेक्स्ट, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं देखो, गवर्नमेंट बजट इज अ स्टेटमेंट ऑफ प्लान गवर्नमेंट रिसीट एंड एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर का मतलब है अप्रैल से स्टार्ट होगा, मार्च में खत्म होगा। इट रिवील्स दैट फिस्कल पॉलिसी और बजटरी पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी का मतलब है बजट करना, क्या पॉलिसी बना रहे हो, मतलब ओके। तो फिस्कल पॉलिसी और बजटरी पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट फोकसिंग ऑन द ग्रोथ एंड द स्टेबिलिटी ऑफ इकोनॉमी। अगेन फिर से डिफाइन किया गया, इट इज एन एनुअल स्टेटमेंट वैलिड फॉर वन फिस्कल ईयर, अनफोल्डिंग। व्हाई अनफोल्डिंग? फ्यूचर की बात कर रहे हैं हम लोग। ओके, द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, अनफोल्डिंग क्या कर रहे हैं देखो, द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट ओवर द पास्ट 1 ईयर। ओके, पास्ट 1 ईयर क्या तुमने परफॉर्म किया है, एंड द फाइनेंशियल पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर। ठीक है, नेक्स्ट ईयर के लिए क्या प्लान है। फीचर्स क्या है गवर्नमेंट बजट का? इट इज एन एस्टिमेट ऑफ द गवर्नमेंट रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द नेक्स्ट फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, एंड इट इज एस्टिमेट स्टेटमेंट एंड इट्स नॉट एक्चुअल वन। क्लियर है? बहुत बार बहुत तरीके से हमने इस सारी डेफिनेशन को रिवाइज कर लिया है। ओके, नेक्स्ट, बजट इज मेड बाय द गवर्नमेंट फॉर एट ऑल लेवल्स, लाइक सेंट्रल लेवल्स, मतलब सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल है, सभी लेवल्स पे होगा। हाउ वी कॉन्सेंट्रेट आवर स्टडी टू द सेंट्रल बजट, ऑल्सो टर्म्ड एज अ यूनियन बजट। जो सेंट्रल का बजट है दैट इज कॉल्ड एक्चुअली यूनियन बजट। ओके, ऑब्जेक्टिव्स क्या है गवर्नमेंट बजट का? हाई ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी होगा। जीडीपी का मतलब क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब क्या है? अगर मुझे कुछ नहीं पता बताओ, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब।
प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विस साइड भी बोल रहे हैं, हाँ, वो इंक्रीज करना, ओके, उसे हमारा जीडीपी इंक्रीज करेगा। persistent growth of GDP is a principal objective of government budgetary policy. ओके, persistent growth का मतलब क्या, कंटिन्यूअसली एक स्टेबल ग्रोथ होना चाहिए जीडीपी में, तो पहले ये ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट बजट का दूसरी ऑब्जेक्टिव क्या है, बैलेंस रीजनल ग्रोथ। बजटरी पॉलिसी फोकसेस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ अ बैकवर्ड रीजन्स इन द कंट्री। हमेशा देखो कि गवर्नमेंट बजट बनाती है तो हर एरिया के लिए कैसे डेवलपमेंट हो उसके लिए सोचती है, ओके। देखो कि SEZ यूनिट सुना है कभी, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, वो क्या होता है, वहां पे अगर तुम कुछ गुड्स को प्रोड्यूस करते हो तो गवर्नमेंट टैक्स भी नहीं लेती है, बहुत कुछ बेनिफिट मिलता है। तो ऐसे, और देखो जैसे टाटा नगर जो तुम देख रहे हो नाम, वो वहां पर डेवलपमेंट करवाया गया, तो जो जो डेवलप्ड कम, जहाँ पे डेवलपमेंट की पॉसिबिलिटी है बहुत ज्यादा, वहां पे गवर्नमेंट उसको भी देखती है। SBI बैंक्स वगैरह, SBI बैंक अब आपको हर जगह मिलेगा, इंडिया के हर एक मैक्सिमम हर पार्ट में मिलने वाला है। जंगल की तरफ जाओगे, फॉरेस्ट नहीं, नॉट जोकिंग, सपोज डुअर्स है, डुअर्स में भी आपको मिल जाएगा एक SBI का बैंक, एक हट की तरह मैंने देखा है खुद, तो ये SBI बैंक एक हट है, हट में SBI बैंक, ओके। तो ये है कि बैलेंस रीजनल ग्रोथ होना चाहिए, इनका वो मोटो रहता है। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, इन मार्केट इकोनॉमिक्स रिसोर्सेज आर एलोकेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ सच गुड्स एंड सर्विसेज that the consumer wish to buy. The goods commanding higher prices are subject to the higher resource allocation, though it maximizes profit, but it does not ensure social welfare, which is lost on account of the following factors. ए क्या बताया, मार्केट इकोनॉमिक्स फेल्स टू प्रोड्यूस गुड्स विच satisfy the which satisfies the collective needs of the society, thereby being conducive to law and order and pollution free. अच्छा, इसमें क्या बताया गया, देखो बता दें कि एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस करना है, सबसे पहले तो सब उसी में एलोकेशन करेंगे जिसमें ज्यादा प्रॉफिटेबल हो, ओके। वो तो करना अगर होगा तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हो गया, गवर्नमेंट का बजट में सिर्फ वो इंक्लूडेड नहीं है, हाँ प्रॉफिटेबल पार्ट को भी हम लोग रिसोर्स में एलोकेट करेंगे, लेकिन जो प्रॉफिटेबल नहीं है उसमें भी रिसोर्सेस होने चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट पार्ट, अच्छा उसके बाद बी में भी पॉइंट है, गवर्नमेंट बजट डू अवे विथ नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज ऑफ द प्रोडक्शन विच मार्केट इकोनॉमिक्स फेल्स टू अकाउंट फॉर। वो सारे काम भी करेंगे जिसमें उतना हमारा प्रॉफिट नहीं हो, ओके। फोर्थ वन, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम, ये क्या बताता है, देखो रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ ऑफ इनकम का मतलब क्या है, कि सपोज इनकम टैक्स जो होता है, इनकम टैक्स को बोलते क्या है, वो प्रोग्रेसिव नेचर का होता है, मतलब जिसका जितना ज्यादा इनकम होगा उसे उतना ही टैक्स पे करना है, ओके। अगर कम इनकम है तो कम रेट ऑफ टैक्स देंगे, ज्यादा इनकम होगा तो ज्यादा रेट ऑफ टैक्स देंगे, ओके। दूसरा टैक्सेशन पॉलिसी तो रिग्रेशन टैक्सेशन पॉलिसी होता है, जहां पे आप क्या इनकम कर रहे हो वो नहीं पता, आपको जितना परसेंटेज टैक्स देना है आप दोगे, बाकी रिच जो होगा वही सेम टैक्स देगा, ओके। एक सिंपल बोल रही हूँ, कुछ भी चीज में जो एग्जांपल देती हूँ हमेशा सत्तू के पैकेट का, जो रिक्शा पुलिस जितना में खरीद रहा है आप भी उतने में खरीदोगे, ओके। तो वो सभी को ही टैक्स पे करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे बता रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम, अगर टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं, ओके, और उसके बाद उसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। इंडिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय द इनइक्विटेबल, दिख रहा है ना ये वाला पार्ट, नहीं अच्छा, नेक्स्ट रिडिस्ट्रीब्यूशन में क्या बोला गया है, इंडिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय द इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, budgetary policy helps to solve the problem of such divide. Taxation and subsidies are the key instrument of government in this direction, by taxing the rich and providing the subsidy to the poor, okay. The government redistributes income in the favor of poorest section of the society. Further, the government provides essential goods like food grains to the below poverty line population at the very nominal price. 2 रुपए का चावल भी रेशन में मिलता है, ओके। सब्सिडी की जो बात है ना, पता है आप, कुछ साल पहले तक जो LPG गैसेस में हमेशा में सब्सिडी मिलता था, सभी को मिलता था।
आप अगर पर्सनल पर्पस में ले रहे, डोमेस्टिक पर्पस में, कमर्शियल पर्पस में नहीं मिलता था। फिर गवर्नमेंट ने बोला सिर्फ डोमेस्टिक पर्पस को मिलना चाहिए, कमर्शियल पर्पस को क्यों देंगे हम लोग सब्सिडी। तो उन्होंने हटाया सभी से, और आपके अकाउंट में फिर पैसे को देने की कोशिश की गई, दिया गया। ओके, मैं बताती हूँ, पहले जैसे अगर 800 रुपीज रहा होगा प्राइस, हम हमें पड़ता था सिर्फ 400 ऐसे पड़ता था। ओके, ऑलमोस्ट 40% तो गवर्नमेंट पे कर देती थी। ओके, तो हमें क्या हुआ, बाद शुरू में गवर्नमेंट ने फिर 40% देना शुरू किया अकाउंट में। धीरे धीरे आज के डेट में कितना सब्सिडी मिलता है पता है? फिक्स रेट 20 रुपीज। मोटो अच्छा शुरू किया था कि डोमेस्टिक पर्पस के लिए मिलना चाहिए, बाकी के लिए क्यों मिलेगा। ओके, जो भी हो, तो ये कहने का मतलब इसमें क्या बताया गया भाई, हम लोग टैक्सिंग कर रहे हैं रिच को एंड सब्सिडी प्रोवाइड कर रहे हैं पुअर को। ओके, तो ये हमारा मोटो भी रहता है, तो हमें वहां पे स्पेंड करना पड़ेगा। 2 रुपए का चावल तो मिलना मुश्किल है, एक फार्मर को तो उतना में बनेगा ही नहीं, फिर भी उनसे खरीद के फिर 2 रुपए के चावल बेच रहे हैं। Okay, next है provision for of the public goods. The government budget ensures production of a goods for the collective satisfaction of the society to maximize the social welfare. This is done to make essential goods and services available to all individual irrespective of the income group that they come from. Okay, public goods का मतलब क्या है? दैट इज वही बच्चे, अभी जो राइस चावल है वो तो पुअर पीपल को तो कम में मिल रहा है, बट अभी भी कुछ मतलब गवर्नमेंट बताती है कि पब्लिक जो गुड्स है वो सबको बेनिफिट मिलना चाहिए। लाइक हो सकता है ट्रांसपोर्टेशन की बात हो गई। ओके, जो सबको मिनिमम रिजनेबल प्राइस में इंडिया में मिले। इसमें भी बजट, इसे रेलवे में बजट बनता है बहुत अच्छा खासा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? मैनेजिंग पब्लिक एंटरप्राइजेस। पब्लिक एंटरप्राइजेस जो गवर्नमेंट के जो कंपनीज हैं, ओके, उसको मैनेज करते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में। तो यहाँ पे क्या बोला गया, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस मैनेज्ड एंड फाइनेंस्ड थ्रू द गवर्नमेंट बजट, स्पेशली द वंस व्हिच आर मोनोपोलीज एज दे आर, एक मिनट, हाँ बोलोगे, यहाँ पे नहीं दिखेगा तो, एज दे वर एस्टैब्लिश्ड एंड रन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विसेज एट द रीजनेबल प्राइसेस। ओके, पब्लिक एंटरप्राइजेस होते हैं, उसमें गवर्नमेंट को बहुत बहुत सारे में मोनोपोलीज है तुम्हारे, देखोगे जैसे कोल वगैरह के लिए। ओके, तो वो जो सेक्टर्स है कोल जो है, वहां पे गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है, उनको सैलरी भी प्रोवाइड करना, और देखते कि हम लोग को रिजनेबल रेट में मिले सामान। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, सभी को काम मिलना चाहिए। ओके, मनरेगा बहुत फेमस बोल देते हैं, मनरेगा जो बताते हैं लॉन्च किया गया था कि 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट मिलेगा रूरल रूरल पीपल को। ओके, देखोगे यहाँ पे बंगाल में क्या होता है, दुर्गा पूजा के टाइम में सब कलर करते हैं ना रास्ते वगैरह, वो 100 डेज के प्रोग्राम में ही आते हैं। ठीक है, ओके, यही पॉइंट यहाँ पे डिस्कस किया गया। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, an appropriate fiscal policy of the government tries to correct inflationary and the deflationary gaps in the economy. The former can be done by increasing the taxation and decreasing the public expenditure, while latter is corrected by decreasing taxation and increasing public जो भी एक्सपेंडिचर होगा। ओके, द थिंग इज क्या, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होनी चाहिए। अगर ज्यादा इन्फ्लेशन है मतलब क्या पता है, लोगों के पास पैसे तो है बट पैसे की उतनी वैल्यू नहीं रहेगी, आपको बहुत कुछ बहुत एक्सपेंसिव होगा सामान खरीदना। ओके, तो जब भी इन्फ्लेशन होगा तो गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्सेशन को बढ़ा देती है। और सिर्फ टैक्स नहीं बढ़ाती है, बहुत कुछ करती है। टैक्स को बढ़ा, यहाँ पे बताएगी सिर्फ टैक्सेशन बढ़ाएगी। एंड डिक्रीजिंग द पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक के ऊपर खर्च करना भी कम कर देंगे। इससे क्या होगा, फिर से डिफ्लेशन की तरफ आएगा। अगर डिफ्लेशन है तो गवर्नमेंट क्या करेगी, डिफ्लेशन का मतलब क्या है बच्चे, आपके पास मनी की जो वैल्यू बहुत है, ओके, आपको कम पैसे में भी ज्यादा सामान मिलना, तो इन दैट केस वहां पे क्या करेगी गवर्नमेंट, डिक्रीज करेगी टैक्सेशन को और इंक्रीज करेगी पब्लिक एक्सपेंडिचर को। लोगों के हाथ में जब बहुत पैसे होंगे ना, मतलब मनी सप्लाई बहुत ज्यादा हो जाता है। मनी सप्लाई ज्यादा होने के मतलब आपके पास बहुत पैसे हैं, आप क्या करोगे, आप क्या करने वाले हो, बहुत पैसे हैं तो
आप स्पेंड ज्यादा करोगे तो उसको कंट्रोल करने के लिए फिर उन लोग सप्लाई को भी कंट्रोल करते हैं। वो एक सिर्फ चीज से नहीं होता, यहाँ पे सिर्फ बताया कि एक पॉइंट कि भाई अगर इन्फ्लेशन है तो टैक्सेशन को इंक्रीज कर दो, ओके, पब्लिक एक्सपेंडिचर कम कर दो, वो लोगों के पास पैसे ज्यादा है, टैक्स बढ़ाएंगे तो पैसे कम हो जाएंगे हाथ में, ओके, ठीक है। हाँ ये स्टेप देखो, जो भी बताया उसी को। स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट बजट, सारे पॉइंट क्लियर है कि नहीं देखते हैं इसमें। रेवेन्यू, गवर्नमेंट बजट में रेवेन्यू बजट होता है एंड कैपिटल बजट होता है। रेवेन्यू बजट का मतलब क्या हो गया, हमें कितने रेवेन्यू रिसीट्स होंगे और कितने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होंगे ये देखना, ओके। ओके ये समझ में आया। अच्छा रेवेन्यू रिसीट्स में देख लो क्या है इसका। पहली बात क्या क्या है रेवेन्यू रिसीट में, टैक्सेस है, क्या पता है, सॉरी टैक्स रिसीट है, नॉन टैक्स रिसीट है, ओके। टैक्स रिसीट में क्या हो गया, डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स, यही दो है। और नॉन टैक्स में क्या हो जाएगा, फीस लेना, फाइन्स कलेक्ट करना, ओके। ये क्या है, एक मिनट रुको, इसका इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है बच्चे बताओगे। तो जो क्या पढ़े थे, टैक्स रिसिट्स में क्या हो जाएगा, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स बताया था मैंने, जो इनकम के ऊपर टैक्स लेते हैं, आपके पास जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर टैक्स लेना। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब है आप इनडायरेक्टली बर्डन जो है वो आपके ऊपर, मतलब आप किसी को शिफ्ट कर दे रहे हो अपना बर्डन, समझे ना। डायरेक्ट टैक्स का मतलब अगर आप, हाँ अगर आप, डायरेक्ट टैक्स का मतलब अगर आप अर्न कर रहे हो आपको टैक्स देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या हो रहा है, बर्डन ट्रांसफर कर दे रहे हो, आप अर्न कर रहे हो, मतलब कोई सामान सेल कर दिया, आपने अर्न किया, बट आप टैक्स जो है कस्टमर से कलेक्ट करके गवर्नमेंट को दे रहे हो, ओके। तो ये गवर्नमेंट का इनकम हो गया। नॉन टैक्स रिसिट में फीस फाइन इस चीट है ना, इस चीट मतलब गवर्नमेंट के पास कुछ प्रॉपर्टी मिलना जो प्रॉपर्टी के कोई ओनर ही नहीं है, ओनर डाई कर, ओनर अगर डेथ हो जाता है, उसे उसके कोई उत्तराधिकारी नहीं है कोई लेने वाला, तो उसे वो भी गवर्नमेंट को मिल जाता है, ओके। नेक्स्ट क्या है बच्चे, ये वाला असेसमेंट फॉर फीचर्स, राइट, एक मिनट, स्पेशल असेसमेंट फिर फॉरफीचर, ओके। फॉरफिट करने का मतलब पता है तुम्हें अभी कि टैक्स को, जो भी अमाउंट है उसको फॉरफिट करना, गवर्नमेंट के पास है उसको कोई क्लेम नहीं कर रहा तो फॉरफिट कर लो, या फिर गवर्नमेंट को पेमेंट करना था पूरा पेमेंट नहीं किया तो फॉरफिट कर लेते, ओके। अच्छा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या हो गया, ये इनकम आ गया, हम एक्सपेंडिचर क्या करने वाले हैं, हम सैलरीज पे करते हैं, ओके। ठीक है, सैलरीज पे करना इस, ओके, हाँ हो रहा है, इंटरेस्ट पे करना, फिर क्या है पेमेंट्स ना, ये क्या बताया बताओ, पेमेंट्स, पेमेंट्स किस लिए कर रहे हैं, गिविंग आउट ग्रांट्स, गिफ्ट एंड डोनेशन देते हैं गवर्नमेंट, ओके। उसके बाद क्या है, डिफेंस एक्सपेंसेस बहुत गवर्नमेंट करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस भी है, उसके बाद पेंशन्स है, वेलफेयर एक्सपेंडिचर से एजुकेशन एंड हेल्थ केयर पे भी एक्सपेंडिचर करते हैं। बट ये सारी चीजें ना एजुकेशन हेल्थ केयर पे टैक्स में कलेक्ट करती है। आप जो भी टैक्स, मतलब जो भी टैक्स तुम देते हो गवर्नमेंट को, नॉर्मली इनडायरेक्ट टैक्स में ही, इनडायरेक्ट टैक्स में भी होता है, आपको एक देना पड़ता है आपको, किसके लिए, फॉर स्टडी के लिए देना, एजुकेशन के लिए देना पड़ता है, दैट इज 4% देना पड़ता है टैक्स। और वो 4% जो टैक्स होता है ना, वो आपको टैक्स के ऊपर भी टैक्स देना पड़ता है। मतलब मान लो अगर आप 100 रुपीज अर्न कर रहे हो, उस पर टैक्स 40% दे रहे हो, मतलब 40 रुपीज टैक्स दे रहे हो, ओके। अब तुमको जो टैक्स देना पड़ेगा उस 40 रुपीज पे हेल्थ एंड एजुकेशन अगेन 4% देना पड़ेगा, मतलब 41 रुपीज 60 पैसे देना पड़ेगा। कहाँ से इतना फ्लाइज आ रहा है, आ रहा है, नहीं दो नहीं, वहां पे भी होगा, चलो कोई नहीं। कैपिटल बजट में देख लो, कैपिटल बजट में सबसे पहले इंपॉर्टेंट है बोरोइंग करना, लोन लेना, गवर्नमेंट लोन लेती है, ओके, गवर्नमेंट लोन ले रही है। नेक्स्ट क्या है, रिकवरी ऑफ लोन्स, गवर्नमेंट लोन दी हुई है उसको रिकवर जब कर रही है तो उसके पास आ रहा है फंड। प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ पीएसयूज, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को सेल कर रही है तो उसमें इनकम। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होगा,
एक्सटेंडिंग लोन्स देना, अगेन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, ब्रिजेस, फ्लाईओवर। फिर क्या ये वाला पॉइंट क्या है? परचेज ऑफ मशीन एंड इक्विपमेंट्स, purchase of machines and equipment, purchase of shares of private corporation and repayment of loans सब कर रहे हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया सारे तरह के रेवेन्यूज। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर बता रहे हैं। स्ट्रक्चर में क्या है? रेवेन्यू रिसीट एंड कैपिटल रिसीट। हम लोग यहाँ पे इस पॉइंट में चले आते हैं। देखो रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट और आगे भी होना चाहिए। ओके, यहीं से करना पड़ेगा। ठीक है, नाउ रेवेन्यू रिसीट मैंने बता दिया है बहुत सारे पॉइंट्स। ओके, फिर भी यहाँ पे शॉर्ट में डिस्कस कर रही हूँ मैं। देखो यहाँ पे रेवेन्यू रिसीट्स में क्या क्या आएगा? रेगुलर इन नेचर का होना चाहिए, रेकरिंग है। दिस रिसीट्स डू नॉट क्रिएट, ये इंपॉर्टेंट, डू नॉट क्रिएट एनी लाइबिलिटीज, कॉरस्पॉन्डिंग लाइबिलिटीज, मतलब मैं इनकम कर रही हूँ उसके अगेंस्ट कोई लाइबिलिटी नहीं है किंतु। ओके, तो वो होना चाहिए, समझे ना? टैक्सेस गवर्नमेंट लेती है, कोई लाइबिलिटी है उसके अगेंस्ट में? डायरेक्ट लाइबिलिटी नहीं है कोई भी। ओके, इसलिए नॉट कर्स। ये क्या फ्लाइज बना, कितना सेंसिटिव है ना। ओके, फिर मुझे क्यों ये पेन दिया गया? मैं तो ऐसे ही लिख सकती हूँ, देखो एक रहा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें? फिर these receipts do not cause any reduction in the assets, एसेट को भी सेल नहीं करने की जरूरत है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? एग्जांपल देखो, टैक्स रिसीट एंड नॉन टैक्स रिसीट ऑफ द गवर्नमेंट एंड नॉट ह्यूज इनफ टू क्रिएट द लायबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट एज टैक्सेस आर यूनिलैटरल, compulsory receipt of the government that enables it to conduct welfare activities or decrease any assets of the government। आप ये रेवेन्यू रिसीट्स में नहीं आपकी एसेट क्रिएट हो रही है, सॉरी नहीं आपकी एसेट डिक्रीज हो रही है और नहीं लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है। मतलब यहाँ पे लाइबिलिटी क्रिएट नहीं हो रही है, एसेट डिक्रीज भी नहीं हो रहा है, ये दोनों चीजें नहीं हो रही है इन रेवेन्यू रिसीट्स। पॉइंट क्लियर है एकदम अच्छी तरह से? लोन रेवेन्यू रिसीट नहीं होता, नहीं, और रेकरिंग नेचर का भी तो नहीं है ना, वो नहीं होगा। Hence, the revenue receipts of the government do not leave any burden on the future generation, and high revenue receipts of the government points to the sound financial health of the economy. Now, capital earning बता रहे हैं, कैपिटल रिसीट्स क्या क्या है? ओके, नाउ कैपिटल रिसीट्स में, कैपिटल रिसीट्स कहाँ गया? ये ना, हाँ कैपिटल रिसीट्स। कैपिटल रिसीट्स में बता दें कि नॉन रेकरिंग होना चाहिए, नॉन रेगुलर नेचर का होगा, ये क्रिएट करती है लाइबिलिटी को, समझे? कैपिटल रिसीट का मतलब है लोन लेना। क्या हुआ बताओ अगेन? हो ये इट्स राइटिंग ना, कुछ तो लिख। ओके, अरे अगेन अगेन, अब नहीं हो रहा। ओके, नाउ अच्छा, ये क्या हो गया आपका? नॉन रेकरिंग एंड नॉन रेगुलर नेचर का होगा। दिस रिसीट्स क्रिएट लाइबिलिटी होगा या फिर आपको एसेट्स रिड्यूस हो जाएगा। मतलब क्या कैपिटल रिसीट का मतलब है? आप कोई एसेट सेल कर रहे हो, भाई कॉन्सेंट्रेट करो, कोई एसेट सेल कर रहे हो तो जो रिसीट होगा वो बताया जा रहा है। ओके, बोरोइंग इंक्रीजेस द लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट एज दो इट इज एन इनिशियल रिसीट yet has to be repaid, okay, with the interest। Proceeds received from the sale of public sector units are capital receipts as it decreases the asset of the government as it will yield no more profit to the government। ठीक है, मतलब अगर तुम पीएससी को सेल कर दोगे तो तुम्हारी क्या हो जाएगी? एसेट डिक्रीज हो गई, और एसेट डिक्रीज होने का मतलब है इन फ्यूचर में प्रॉफिट नहीं होने वाला है। ओके, इनको भी इकोनॉमिक्स पढ़ना है, समझे ना, और कुछ नहीं। अच्छा, hence the capital receipts of the government do not leave burden for the future generation and high capital receipt points to the poor financial health of the economy। तो capital receipt से आपका मतलब do not बोली, do leave burden for the future generation, because क्या हो रहा है आपका यहाँ पे? एसेट रिड्यूस हो जा रहा है। डन।
अब ये है कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कैपिटल एक्सपेंडिचर खर्च कर रहे हो, कैपिटल 5 नेक्स्ट पेज है, शो में दो में দিচ্ছি দাও দাও wait wait there এই তো here is 5 4 and 5 go उसको बोलो जाने के लिए, बंद कर दरवाजा। ओके नाउ तो कैपिटल एक्सपेंडिचर करने वाले हो खर्च, कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है अच्छा कैपिटल एक्सपेंडिचर में और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बता रहे हैं। ओके पहले रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक्सप्लेन कर रहे हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब है जो कि आउटफ्लो हो रहा है और वो गवर्नमेंट ट्रेजरी से, ये कोई एसेट क्रिएट नहीं कर रहा है, कोई लाइबिलिटी को रिड्यूस नहीं कर रहा है, मतलब लाइबिलिटी को रिपेमेंट भी नहीं कर रहा है जो खर्च हो रहा है। ओके इट इज रेकरिंग एंड रूटीन इन नेचर। समझ में आया डिफरेंस है सबका? ओके पेमेंट ऑफ द वेजेस, जैसे वेजेस पे करना, सब्सिडी देना, इंटरेस्ट ऑन लोन्स, ये सारे चीजें जो है वो हम एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है एमसीक्यू क्वेश्चन में, तो ये देख लेंगे। ओके नेक्स्ट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डज नॉट डायरेक्टली इंक्रीजेस द जीडीपी ऑफ द इकोनॉमी but is conducive to the economic welfare। जो खर्च कर रहे हो वो कुछ जीडीपी तो इंक्रीज करने के लिए नहीं ले रहे हैं, बिकॉज वो एसेट क्रिएट नहीं कर रहा है, एसेट नहीं क्रिएट कर रहा है तो बाद में प्रोडक्शन कैसे होगा, बट ये इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए आप खर्च कर रहे हो, लाइक अच्छे सड़कें बनाना ये सब, बट सबका इनडायरेक्ट इफेक्ट है। अच्छी सड़कें बनाते हो तो ट्रांसपोर्टेशन में इजी होता है, जो गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हो वो गुड्स से ट्रांसपोर्ट भी होना चाहिए ना हर जगह, तो ये होता है। ओके फिर से क्यों ये लूज हो जा रहा है, समझ नहीं, फिर चार्ज हो रहा है। ओके नेक्स्ट क्या है इसमें, अ हाई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इम्प्लाइज पॉवर्टी एंड बैकवर्डनेस ऑफ द इकोनॉमी। इतना ज्यादा गवर्नमेंट खर्च करेगी तो फिर बाद में मुश्किल होने वाला है। ओके समझ में आया? कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में देख लेते हैं। ओ गॉड अच्छा क्लिक किया है ना। ओके कैपिटल एक्सपेंडिचर सुन लोगे मेरे, ऐसे मैं बता रही हूँ। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर किसे बोलेंगे, जो एसेट इंक्रीज करने वाला है या फिर लाइबिलिटी को पे कर रहे हो आप। ओके लोन को रिपे कर रहे हो तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, या फिर एसेट इंक्रीज करवा रहे हो, बाय कर रहे हो कोई इक्विपमेंट, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है। ये लाइबिलिटी को रिड्यूस करता है, ये नॉन रेकरिंग नेचर है। ओके नॉन रूटीन इन नेचर है, लाइक कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग बना रहे हो, ब्रिजेस बना रहे हो, फ्लाईओवर्स है। ओके कैपिटल एक्सपेंडिचर डायरेक्टली लीड्स टू द जीडीपी ग्रोथ। क्यों? क्योंकि आप एसेट इंक्रीज कर रहे हो। ओके लाइबिलिटी अगर डिक्रीज कर रहे हो तो आपको इंटरेस्ट पेमेंट करने की जरूरत नहीं पड़े, तो उससे मतलब वो इनकम तो नेशनल इनकम तो बढ़ेगा ही ना। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है, डायरेक्टली लीड्स टू द जीडीपी ग्रोथ एज इट creates productive assets, but a high capital expenditure of the government implies a lack of private investment and is undertake when there is a recession of in the economy। क्या होगा आपको, अगर आप ज्यादा एक्सपेंडिचर करोगे तो प्राइवेट जो एक्सपेंडिचर होने चाहिए, जो प्राइवेट सेक्टर जो एक्सपेंडिचर करेंगे वो नहीं करेंगे, गवर्नमेंट सब प्रोवाइड कर रही है तो। ओके अच्छा इसके बाद ये देखो गिव एग्जांपल्स है सारे, वो पढ़ेंगे आप लोग घर पे। डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स मैंने सब कुछ बता दिया। देखो डायरेक्ट टैक्सेस क्या है, इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या है। यहाँ पे देखो फॉरफीचर का मतलब रेवेन्यू अर्न फ्रॉम द फॉरफिटेड वेल्थ है। यहाँ पे नंबर 9 गवर्नमेंट बजट्स में, गवर्नमेंट बजट्स कितने तरह के होते हैं, बैलेंस एक अनबैलेंस। बैलेंस इज समथिंग जहाँ पे आपका जो भी रिसीट्स होगा इक्वल टू एक्सपेंडिचर होगा। हो सकता है ऐसा कभी, नहीं हो पाएगा प्रैक्टिकली, किंतु बैलेंस नहीं होता है ये गवर्नमेंट का बजट। ओके व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ बजटिंग। अनबैलेंस का मतलब होगा जो बैलेंस नहीं किया, मतलब या तो तुम्हारा इनकम ज्यादा है, रेवेन्यू ज्यादा है, इनकम ज्यादा है एक्सपेंडिचर कम है, तो उसको क्या बोलेगा, इनकम ज्यादा एक्सपेंडिचर कम है, फेवरेबल है, राइट।
ओके अगर एक्सपेंडिचर ज्यादा हो इनकम कम हो तो अनफेवरेबल हो गया। तो यहाँ पे देखो फेवरेबल को सरप्लस बजट बोलेंगे, अनफेवरेबल को डेफिसिट बजट बोलेंगे। ओके व्हाट आर द थ्री टाइप्स ऑफ बजटरी डेफिसिट्स? कितने तरह के बजटरी डेफिसिट हो सकते हैं? एक है रेवेन्यू डेफिसिट, दूसरा फिस्कल और तीसरा प्राइमरी। क्या है ये बाद में अभी पढ़ेंगे। ओके नाउ रेवेन्यू रेसिट्स के बारे में, रेवेन्यू डेफिसिट के बारे में क्या बता रहे हैं? जब आपका यहाँ पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा हो रेवेन्यू रिसीट से तो हमें क्या बोलेंगे? रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स इज इक्वल टू रेवेन्यू डेफिसिट। ओके यहाँ पे क्या बता रहे हैं देखो, it indicates the liability of the liability of government to meet its regular expenditure। सॉरी ठीक कर लो, कहाँ गया? क्लोज ही हो गया। नेक्स्ट तो यहाँ पे बता रहे हैं, क्या बताओ इसका, इस पॉइंट को। ओके गवर्नमेंट यहाँ इट इंडिकेट्स द indicates inability of the government to meet the regular expenditure। मेरा रेगुलर खर्च ज्यादा है तो मैं उसको कैसे रेगुलर मीट मतलब खर्च को मीट कर पाऊंगी? तो ये इनएबिलिटी है गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट हैव टू कट डाउन ऑन वेलफेयर एक्सपेंडिचर रिजल्टिंग इन लॉस ऑफ वेलफेयर। समझे? वेलफेयर जो खर्च कर रहे हैं उसको रिड्यूस करना पड़ेगा, बिकॉज आपको तो वैसे जगह पे खर्च करना ही पड़ेगा जहां से रेवेन्यू आने वाला है। ओके तो सबसे बाद में क्या करने वाले हो तुम? वो वेलफेयर जो एक्सपेंडिचर जहां से रेवेन्यू नहीं आने वाले उसको कट डाउन करोगे। नेक्स्ट क्या है? It indicates the government dissaving as the government is using up savings of the other sectors to finance the consumption expenditure। समझ में आया ये चीज? किसी अदर और सेक्टर्स जो होंगे, बहुत सारे सेक्टर्स होंगे गवर्नमेंट के, वो जहां उनकी सेविंग को कंजम्पशन में खर्च करना, दैट इज कॉल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। का मतलब क्या हो गया? कंजम्पशन में खर्च करवाना। कंज्यूम तो करेंगे ना जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, बिकॉज हमारा एक्सपेंडिचर अभी भी ज्यादा है इसीलिए। क्लियर है? A high revenue deficit has to be compensated by borrowing or selling assets of the public sector units। हाई रेवेन्यू डेफिसिट होने पे क्या होगा? हम बोरो करेंगे या फिर सेल करेंगे एसेट्स को ऑफ द पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के जो हमारे पास है। ओके नेक्स्ट पॉइंट है द रेवेन्यू डेफिसिट्स कैन बी रिड्यूस्ड बाय द रिड्यूसिंग गवर्नमेंट वेलफेयर एक्सपेंडिचर और बाय इंक्रीजिंग टैक्सेशन। नहीं शो कर रहा है क्या इसमें? यही तो है बच्चे, सारे पॉइंट्स यहाँ पे मैं उसी को डिस्कस कर रही हूँ। ओके तो रेवेन्यू डेफिसिट्स कैन बी रिड्यूस बाय, देखो यहाँ पे रेवेन्यू डेफिसिट कैन बी रिड्यूस बाय रिड्यूसिंग गवर्नमेंट वेलफेयर एक्सपेंडिचर और बाय इंक्रीजिंग टैक्सेशन। क्लियर है? यहाँ पे क्या पढ़ा हमने अभी तक? कौन सा पॉइंट पढ़ा? रेवेन्यू डेफिसिट। अब जो तीन डेफिसिट्स थे ना, फिस्कल डेफिसिट नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। नाउ फिस्कल डेफिसिट किसे बोलेंगे? अगर गवर्नमेंट ने बजट में कुछ एक्सपेंडिचर, बजट बनाते वक्त ही बजटरी एक्सपेंडिचर ज्यादा है देन रेवेन्यू जो हो रहा है इससे, तो उसे हम लोग फिस्कल डेफिसिट बोलेंगे। फिस्कल डेफिसिट अराइजेस व्हेन बजटरी एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट एक्सीड्स द बजटरी रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। ओके नेट ऑफ द बोरिंग बता रहे हैं इसमें। तो फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू बजटरी एक्सपेंडिचर माइनस बजटरी रेवेन्यू, नेट बोरोइंग्स को एक्सक्लूड कर रहे हैं। दो अगर मेरा एक्सपेंडिचर ज्यादा है और रेवेन्यू कम है तो मुझे बोरो करना ही पड़ेगा। इसमें स्टार मार्क देकर रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाँ नेट बोरिंग वाला पॉइंट को स्टार मार्क देके रखो। अच्छा फिस्कल डेफिसिट जो है, फिस्कल डेफिसिट एक और फॉर्मूला बताया गया, देखो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर। आरई मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सी मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर, दोनों एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू बजटेड एक्सपेंडिचर राइट, माइनस बजटेड रेवेन्यू मतलब रेवेन्यू रिसीट्स माइनस रेवेन्यू रिसीट प्लस कैपिटल रिसीट एक्सेप्ट नेट बोरोइंग्स। ओके नेक्स्ट पॉइंट पे आ रही हूँ, इसको इस डिटेल में पढ़ना है आपको, बाकी सारे पॉइंट्स को भी। लास्ट पॉइंट क्या है इसमें? प्राइमरी डेफिसिट। व्हाट आर द इम्प्लीकेशन? प्राइमरी डेफिसिट का मतलब क्या है? द डेफिसिट्स बिटवीन द फिस्कल डेफिसिट एंड द इंटरेस्ट पेमेंट। तो
एक और टर्म है प्राइमरी डेफिसिट का मतलब क्या हो जाएगा, आ रहा है यहाँ पे? हाँ, प्राइमरी डेफिसिट में फिजिकल डेफिसिट लेंगे और इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस करेंगे तो वी विल गेट द प्राइमरी डेफिसिट। ओके, ये सब डिटेल में पढ़ेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में भी, मैं जिसमें बता रही थोड़ा। ये सारे एग्जाम्पल है, मेरिट एंड डिमेरिट्स पढ़ लोगे आप। ओ ये तो पढ़ लिया था ना पहले। हाँ ये देख, वापस शायद वो पेज 2 बार आ गया था ना। ओके, व्हाट इज मेंट बाय बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये नेक्स्ट क्लास में करते हैं, अभी तक डेफिसिट वाला पार्ट है तो ये वाला नेक्स्ट क्लास में करेंगे।